नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑन आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनवायरमेंट को अगर हम करंट अफेयर से कनेक्ट कर दें तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना अपीलिंग टॉपिक बन जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो रहेंगी कि इंटरनेशनली और नेशनली हमने क्या इंपॉर्टेंट एफर्ट्स रीसेंट टाइम में लिए हैं कि भाई कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकें, या जो फाइनेंशियल सेटअप्स हैं उनके लिए क्या कुछ नया लॉन्च हुआ है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम इस पूरे वीडियो में मेजर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स एफर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके कुछ इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो कुछ नए प्रोटेक्टेड एरियाज की बात हो रही है, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात हो रही है। पूरा डिटेल में हम इसको समझेंगे, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आपको ध्यान रखना है कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, क्योंकि जो भी वीडियोस मैं आपको यहां पर एक्सटेंडेड पे शेयर करता हूं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल पे, वो सारों की पीडीएफ आपको यहां पर मिलती है। इसके अलावा आप लोगों से शुरू करने से पहले दो सवाल भी मैं पूछना चाहूंगा। ठीक है, इन सवालों के जवाब आपके पास है, कमेंट करके देना, अदरवाइज वीडियो के लास्ट तक आते आते इनका आपको जवाब मिल ही जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, इंडिया अनाउंस प्लान फॉर विच न्यू रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका ड्यूरिंग ATCM 46। चार ऑप्शंस हैं, आपको आंसर देना है। दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बिग कैट्स आर फाउंड इन इंडिया। टोटल 7 बिग कैट्स हैं दुनिया भर में मिलने वाली, उनमें से हमारे देश में 5 मिलती हैं। वो 5 कौन सी है? जो ऑप्शन आपको ठीक लगे सेलेक्ट करके आंसर दे दीजिए। अब शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन को। फर्स्ट टॉपिक है दैट इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है। भाई सीधी बात है, आप अपनी बॉर्डर्स और आप अपनी अथॉरिटी वाली जो रेंज है वहां तक आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन हो गया। बट उससे भी दूर की अगर बात करें, जैसे कि आप जाएंगे हाई सीज में या फिर ओपन स्पेस में, तो वहां पर आप देखोगे कि जहां पर आपकी देश की जो फाइनल लिमिट है उससे बाहर की जो रेंज आ गई वो सारी की सारी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत देखी जाती है। इसके लिए पहले आप ये एक डायग्राम समझिए। आपने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑन सीज, यूएन क्लॉज के बारे में सुना होगा, राइट? उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि यार दुनिया में मन में आए जो पावरफुल कंट्रीज है ना, वो गरीब देशों के वाटर्स में, उनके आसपास के कोस्टल एरिया में जा जा करके माइनिंग करके आ जाते हैं, फायदा उठा रहे हैं अपनी पावर का, तो क्यों ना इसका प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ये प्रॉपर डिवीजन किया गया कि आप अपनी कोस्टल लाइन से जैसे ही आगे बढ़ोगे, तो कोस्टल लाइन ऐसा तो है नहीं सीधी लाइन होती है ना, उसमें जिगजैग चीजें होती हैं, तो उनको हम एक साथ मिला देंगे तो वहां तक का वो जो लाइन क्रिएट होगी सारी की सारी, दैट इज नॉन एज बेस लाइन। क्या बोलेंगे? मान लो इस तरीके की जिगजैग वाली कोस्टल लाइन है, तो इसको आप यूं थोड़े ना बार बार यूं राउंड करोगे, तो आप ये आउटर पोर्शन को कनेक्ट कर दो, तो ये आपकी बेस लाइन होगी कोस्टल लाइन की। उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल वाटर होता है, टेरिटोरियल सी। इसके अंदर ये मानो कि ये हमारा ही बॉडी है, हमारी ही टेरिटरी है, मोटी मोटी बात ये कहें, ठीक है? जो भी आपकी देश है, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक है। वहां तक इंडिया एक तरीके से अपनी खुद की ज्यूरिसडिक्शन, अपने लॉज इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है? और बेस लाइन और कोस्टल लाइन के बीच में, जैसे मान लो यहां पर कोई वाटर बॉडी है, यहां पर वाटर बॉडी आ गई, यहां पे आ गई, यहां पे आ गई, तो इनको हम इंटरनल वाटर्स बोल दिया करते हैं। इसी के अलावा 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल सी से आगे आप निकलोगे तो अगेन 12 नॉटिकल माइल्स तक जाओगे तो उसको कंटिन्यूअस जोन बोलते हैं, जहां पर आप अपने एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकते हैं, बट यस हल्का सा आपका कंट्रोल जो है वो रिड्यूस होने लग जाता है। और फिर उससे आगे अगर आप निकल जाते हो तब आपका मोटा मोटा हाई सीज के तौर पे कंसिडर किया जाता है। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से समझें कि जब बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक आप चले जाते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सीधी सीधी अगर मोटी मोटी बात करें, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहां खत्म हो जाता है, जहां पर आप अपने देश की ज्यूरिसडिक्शन के रहते इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हो, उसके बाहर का जितना भी ओशन वाटर रहेगा दैट इज नॉन एज हाई सीज। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, तो ये हाई सीज की बात कर रहे हैं। और यहां पर जो भी मिनरल्स
सी फ्लोर पे मिल रहे हैं, जो भी आपको मरीन बायोडाइवर्सिटी एक्सेस करने को मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं हाई सीज के अंडर में आ गई, तो यहां पर किसी एक कंट्री का तो ज्यूरिसडिक्शन होगा नहीं, तो बाकी कंट्रीज मनमानी ना करने लग जाए जो पावरफुल है, इसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहां पर आपको समझना था। तो इंडिया ने ऑफिशियली इस बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन बीबीएनजे एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। कहां पर? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग के टाइम पे। क्लियर? अब समझते हैं ये बीबीएनजे एग्रीमेंट जिसको हाई सीज ट्रीटी कहते हैं, वो क्या है। समझ में आ गया हाई सीज ट्रीटी क्यों बोला? राइट। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज के तहत डिसाइड हुआ है। इसका एम ये है कि हम लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड मैनर में ऐसा गवर्निंग सिस्टम तैयार करें जिससे कि मैरीटाइम इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी खत्म ना हो, पर्टिकुलरली हाई सीज में, क्योंकि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर तो क्या है, देश की खुद की जिम्मेदारी है, और ये तो क्या है, ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट हो गया, तो यहां तो मन में आए जो कंट्री कुछ भी करने की कोशिश कर सकता है, तो उसका रेगुलेशन। प्रिंसिपल इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम सेंट्रिक अप्रोच, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल बैलेंस, इसका ध्यान रखना है। फोकस रहेगा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कि भाई डैमेज ही मत करो ना यार, फिर बाद में क्योर करने की नौबत आए। अडॉप्शन की बात करें, जो फिफ्थ बीबीएनजे इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई न्यूयॉर्क में 19 जून 2023 को, तब इसको अडॉप्ट किया गया था। किसको? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन को अडॉप्ट कब किया गया? 19 जून 2023। तब से ये डिसाइड किया कि आने वाले 2 साल का विंडो हम ओपन रखेंगे। इसका मतलब 19 जून 2025 मतलब 18 जून 2025 तक ये विंडो ओपन रहेगी। इसमें जो भी साइन करके इस ट्रीटी को ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। तो इंडिया ने देखो इसको ऑफिशियली साइन कर लिया है। समझ गए बात को? ये ट्रीटी टोटल जैसे ही 60 रेटिफिकेशन हो जाए, मतलब 60 कंट्रीज ने यस कर दिया काउंटिंग में इन 2 सालों के अंदर, है ना, और उन 60 कंट्रीज के द्वारा जैसे अप्रूवल हो जाएगा, तो उसके बाद में इसको फिर अप्रूव करके इसको लीगली बाइंडिंग स्टेटस दे दिया जाएगा। दैट मींस इसको जो भी कंट्री साइन कर रहा है ना, उन कंट्रीज को अपने, आप कह सकते हो, कमिटमेंट्स को फिर पूरा करना होगा कहीं ना कहीं। समझ गए? इसके अलावा सिग्नेटरीज की हम बात करें तो 2024 जून तक लगभग 91 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया था। इसका मतलब अभी हम कह सकते हैं कि 100 के लगभग, ये 60 वाला क्राइटेरिया तो देखो पूरा हो ही गया, मोटी मोटी बात करें तो, है ना। और आप देखोगे 8 पार्टीज ने इसको रेटिफाई किया है। अब रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है 60 से, रेटिफिकेशन केवल 8 से ही आई है, 60 की जगह 8 से। रेटिफिकेशन मतलब अप्रूवल बाय द लेजिस्लेचर। तो वो जो चीज है वो अभी ड्यू है, वो जब 60 की हो जाएगी जब, तो उस दिन उसका लीगली बाइंडिंग इसको कर दिया जाएगा। इंडिया में इसके लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये हमें ध्यान रख लेना है। ऑब्जेक्टिव कुछ हिस्सा है कि हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को ध्यान रखते हुए, इसका मतलब कुछ भी प्रोजेक्ट करते हो, कुछ भी नया डेवलपमेंट करते हो, तो एनवायरमेंट पे कितना डैमेज जा रहा है उसकी स्टडी करना, उसके बारे में प्रॉपर काम करना। या फिर आप हाई सीज में बायोडाइवर्सिटी को जो भी यूज कर रहे हो अपने डेवलपमेंट के लिए, तो सीधी बात आपको वहां पर बैलेंस बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एंटार्क्टिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। ये देखो इंडिया ने होस्ट की है, 46th मीटिंग हुई अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। ठीक है, और इसी के साथ साथ में इस अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसकी भी 26वीं मीटिंग हुई है। तो 46th मीटिंग तो किसकी हो गई? अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की, और अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत ही कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिसको हम सीईपी बोलेंगे, उसकी भी 26वीं मीटिंग हुई है। 25 से 30 मई 2024 में हुई थी इंडिया में, इंडिया ने होस्ट किया, ये ध्यान रख लेना। अब इस मीटिंग में क्या क्या चीजें आउटकम के तौर पे निकली? एक तो देखो न्यू मैनेजमेंट प्लान डिसाइड हुआ है, जिसमें 17 डिफरेंट अपडेट्स दिए गए हैं। न्यू मैनेजमेंट प्लान्स डिसाइड किए कि अंटार्कटिका को कैसे हम प्रॉपर मैनर में सस्टेन करा सकते हैं। वैसे देखो ये बातें बड़ी बड़ी होती हैं, आपको पता ग्राउंड रियलिटी क्या है। ठीक है, इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ हिस्टोरिक एंड मॉन्यूमेंट साइट है अंटार्कटिका वाले रीजन में, उसको भी एनहांस किया गया है, कुछ नए एडिशंस किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एनवायरमेंटल असेसमेंट की बात, देखो इंडिया जो है वो अपना मैत्री सेकंड वहां पर नया रिसर्च स्टेशन लॉन्च करने वाला है। तो इंडिया अपनी तरफ से पूरा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट डिटेल देगा कि हम वहां पर अगर ये रिसर्च स्टेशन लॉन्च कर रहे हैं तो उसका क्या असर होगा और इंडिया उसको कैसे कॉम्पनसेट करेगा। तो मैत्री सेकंड आपका आंसर आ गया क्वेश्चन का। ठीक है, यहां पर कोशिश ये की जाएगी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर रिलाई किया जाए। रही सही में वहां पर जो पैथोजेनिक
डिजीजेज हैं, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा, आपको पता है वहां पर पेंगुइन्स बहुत से रहते हैं अंटार्कटिका पे, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना, उनको बीमारियों से बचाना, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और एनर्जी का अगर यूज किया जाएगा तो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, जिससे कि एनवायरमेंटल डैमेज मिनिमम हो। इसके अलावा जो ये कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जिसका 26वां राउंड था, उसमें यह था कि सी आइस जिस तरीके से मेल्ट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, उसका भी हमें कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो एम्परर पेंगुइन है वो लगातार उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है एनवायरमेंटल चैलेंजेस के चलते। तो ऐसे में वहां की बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना है। साथ ही साथ कुछ अवेयरनेस मेजर्स की बात हुई, यहां पर लॉन्च हुआ माई स्टैंप। माई स्टैंप एक लॉन्चिंग हुई जिसमें ATCM46 लोगो जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा एक म्यूरल, म्यूरल का मतलब एक पूरा भित्ति चित्र जिसको बोलते हैं, वो भी लॉन्च किया गया स्पीसी रिच अंटार्कटिका के नाम से। तो ये कुछ अनाउंसमेंट और कुछ लॉन्चिंग भी हुई है यहां पर। अब हम बात कर लेते हैं अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM के बारे में। वैसे देखें तो ये एनुअल मीटिंग होती है ना, हर साल इसकी मीटिंग होती है, कंसल्टेशन होता है अंटार्कटिका के एनवायरमेंट, वहां पर क्या हमें करने की जरूरत है जिससे कि अंटार्कटिका को हम कंजर्व भी करें और सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर कर लें। पहले ये मीटिंग हुआ करती थी हर 2 साल में, शुरुआत में 1961 से 94 तक, फिर उसके बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, आज के टाइम पे ये एनुअल मीटिंग होने लग गई है अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की, राइट। इसके अलावा जो कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन CEP जिसकी 26th मीटिंग हुई है इसी के साथ में, आपके ATCM के साथ साथ में, ये बेसिकली CEP जो है ये मैड्रिड प्रोटोकॉल है इसी अंटार्कटिका ट्रीटी। अंटार्कटिका ट्रीटी आपकी ध्यान रखें 1961 की है, उसी के तहत एक प्रोटोकॉल साइन हो रखा है जिसका नाम है प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिका ट्रीटी 1991, और यह साइन हुआ था स्पेन के मैड्रिड में, इसलिए इस प्रोटोकॉल को मैड्रिड बोल देते हैं, मैड्रिड प्रोटोकॉल। और उसी मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत CEP कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। टारगेट अगेन इसका रोल क्या है भाई, अंटार्कटिका के एनवायरमेंट को कंजर्व करना है। उसके लिए क्या किया जाए, जो ATCM है ना उसको कहीं ना कहीं असिस्ट किया जाए, उसको एडवाइस किया जाए कि आप ये काम कर सकते हो। इसका मतलब ATCM तो टॉप डिसीजन मेकिंग हो गई अंटार्कटिका ट्रीटी की, है ना, और वहीं पर उसको असिस्ट करने का काम करती है आपकी कमिटी ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जिसकी शुरुआत 91 में हो गई थी, 1991 में हो गई थी। क्लियर। अब आ जाओ अंटार्कटिका ट्रीटी की 1961 की बात करें, ये वॉशिंगटन DC में साइन हुई थी 1959 में, 12 कंट्रीज ने इसको साइन किया था और ये एनफोर्समेंट में आई थी 1961 में। अभी 57 कंट्रीज हैं, 57 में से 29 कंट्रीज तो ऐसे हैं जो कि कंसल्टेटिव पार्टीज हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इंडिया भी एक कंसल्टेटिव पार्टी के तौर पे ही अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत पार्टिसिपेट करता है डिफरेंट इन आप कह सकते हो मीटिंग्स में, चाहे फिर वो ATCM हो या फिर CEP हो, इसमें कंसल्टेटिव पार्टी के तौर पे काम करता है। इंडिया 1983 में एंट्री ले चुका था। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी, जो हम ग्लोब देखते हैं उसमें 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड है, उसके नीचे वाला जो रीजन है, जो साउथ पोल के आसपास का रीजन हो गया, वहां पर आप देख, या अंटार्कटिक सर्किल जिसको हम बोलेंगे, वहां पर कोशिश ये करनी है कि कंजर्वेशन हो। अच्छा, ट्रीटी की बात करें तो ट्रीटी में प्रोविजन क्या है, यूज होगा अंटार्कटिका का तो पीसफुल पर्पज के लिए, इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो उसके लिए चलेगा, बट कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना चाहता है, कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट वहां पर डंप करना चाहता है, कोई मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना चाहता है, तो एब्सोल्युटली नॉट अलाउड एट ऑल। ठीक है। अब आप अंटार्कटिका में हमारे खुद की बेसिस की बात कर लो। देखो, हमारे 3 बेसिस हमने स्टेब्लिश ऑलरेडी कर रखे हैं। एक है दक्षिण गंगोत्री जो कि अंटार्कटिका के यहां पर लोकेटेड है, आप एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर देख सकते हो, इंडियन ओशियन का जो साउथ वेस्ट रीजन है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। वहीं पर दूसरा हमारा है मैत्री, और तीसरा आपका भारती। तो मैत्री है ना, उसकी अगर लोकेशन देखो तो आपका ये दक्षिण गंगोत्री के पास में ही मैत्री मिल जाएगा, और वहीं पर आपका भारती है, वो यहां पर जो एमेरी आइस शेल्फ है ना उसके पास में आपको यहां पर देखने को मिलेगा आपका भारती। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं मैत्री दक्षिण गंगोत्री दोनों पास में हो गए, इधर भारती वाला हो गया। इसके अलावा बाकी कंट्रीज ने भी अपने रिसर्च सेंटर्स वहां पे ओपन कर रखे हैं। अंटार्कटिका से रिलेटेड ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंटार्कटिका में रिसेंट टाइम में बहुत सी न्यूज हाईलाइट रही है। ऑलरेडी हमने वॉल्केनिक इरप्शन के चलते यहां पर हमने डिस्कस भी किया है, हमारा प्रीवियस जो वीडियो था उसमें, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। इंडिया अंटार्कटिका ट्रीटी को रिन्यू करने के लिए, अपनी इंप्लीमेंटेशन को एक्यूरेट रखने के लिए अंटार्कटिका एक्ट 2022 भी पारित कर चुका है, और उसके लिए अगर हम देखें तो यहां पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस हमारे यहां पर ऑलरेडी हैं। चलिए फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका
सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, इसकी बात करें। ये जो सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर कंजर्वेशन टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस है, ये भूटानीज गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। टारगेट है कि हमें कैसे भी करके टाइगर कंजर्वेशन को प्रमोट करना है, उसके लिए जो पैसे चाहिए तो उसकी फैसिलिटी हमें डेवलप करनी है। ये जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के बाद में पैरो स्टेटमेंट भी डिक्लेयर हुआ, जिसमें ये था कि हमें फंडिंग फैसिलिटीज को इंश्योर करना, जिससे कि टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के इंटरनेशनली सीरियसनेस शो कर सके और पैसे की कमी के चलते ही ये स्पीसी खत्म ना हो जाए। ठीक है, 2034 तक ये कोशिश है कि $1 बिलियन तक की हम फंडिंग तैयार कर लें। और इस कॉन्फ्रेंस में ये भी देखा गया है कि जहां जहां पर भी टाइगर्स प्रेजेंट है, जिन कंट्रीज में भी, उनका मेन पार्टिसिपेशन हो, इंटरनेशनल डेवलपमेंट का एजेंसीज हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, इसके अलावा टाइगर कंजर्वेशन कोalition डेवलप किया जाए, वही चीज आ रही है मोटी मोटी। ठीक है, पैरो स्टेटमेंट जो है, ये मैंने बताया, इसको मेन रॉयल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल जो है वो ये कहना चाह रही है कि भाई कैसे भी करके टाइगर कंजर्वेशन के लिए हमें एफर्टफुल रहना है। सस्टेनेबल फाइनेंस इनिशिएटिव की बात करें तो ये जो आपकी सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस हुई है ना, इसी के तहत ये सस्टेनेबल फाइनेंस इनिशिएटिव भी लिया गया है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग हुई है, ये याद रख लेना भाई, सीधी सीधी बातें, घुमा फिरा की बातें नहीं है, बट यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन टिकते ही आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें एक तो इनिशिएटिव हुआ है, टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया गया है, जिसमें यूएनडीपी है ना, वो इसको लीड करेगा, है ना। मेन क्या है कि भाई बिजनेस अप्रोच ऐसी हो जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, टाइगर्स के अगेंस्ट में ना जाए। और एक टाइगर बॉन्ड्स भी लॉन्च करने की बात की गई है, और इस लॉन्चिंग को, ये टाइगर बॉन्ड्स का जो मैनेजमेंट है, ये आपका एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक देखने वाला है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स को भी यहां पे एंगेजमेंट में रखा जाएगा। राइट, अब हम टाइगर कंजर्वेशन कोalition की बात करें तो टाइगर कंजर्वेशन कोalition एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, और इसमें टॉप साइंटिस्ट और वाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो मिलके काम करते हैं। आप देखो यहां पर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हुए दिखा रहे हैं। एक तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एक आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, एक आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो है, ये आप ये इमेज को अच्छे से देख लो, ये जो ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सीधे के सीधे द टाइगर कंजर्वेशन कोalition में पार्टिसिपेट करते हुए मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जाता है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14। बात ऐसी है कि जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी है ना, उसकी 14वीं मीटिंग होती है, 14th मीटिंग कहां पर, सेंट्रल एशियन कंट्री उज्बेकिस्तान में एक इंपॉर्टेंट सिटी है, दैट इज समरकंद, वहां पर। ठीक है, आप देखोगे कि अभी 14, आप यहां पर ये रिकमेंडेशन आई है फाइनल कि भाई 14 और माइग्रेटरी स्पीसीज को हमें ऐड ऑन करने की जरूरत है माइग्रेटरी स्पीसीज की लिस्ट में, जिसके चलते हम उनको कंजर्वेशन दे सकें। अब हमें थोड़ा यहां पर समझने की जरूरत है कि माइग्रेटरी स्पीसीज का इनका क्या कॉन्सेप्ट है ना। उज्बेकिस्तान की अगर बात करें तो ये देखो सराउंडेड है, एक तरीके लैंडलॉक कंट्री हो गया। कजाकिस्तान इसके नॉर्थ में, वेस्ट में है, साउथ की तरफ इसके तुर्कमेनिस्तान है, साउथ ईस्ट की तरफ अफगानिस्तान है, थोड़ा सा ताजिकिस्तान आ जाता है, और ईस्ट की तरफ इसके किर्गिस्तान इसकी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, कैपिटल इसकी हो गई ताशकंद, ये थोड़ा आपको ध्यान रख लेना है। और मैं बता दूं कि माइग्रेटरी स्पीसीज जनरली कौन सी है, भाई सही बात है कि एक स्पीसी अगर वाया लैंड एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो भी माइग्रेटरी है। एक स्पीसी अगर एयर से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो भी माइग्रेटरी स्पीसी है। और एक स्पीसी जो पानी के थ्रू ओशनिक टूर कर रही है, लंबे लंबे टूर करके जा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं कहां पे आ जाएगी, माइग्रेटरी स्पीसी में। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। अच्छा, माइग्रेशन की जरूरत क्या है, भाई सीधी बात है, सर्वाइवल के लिए हर कोई जगह छोड़ता है। हम भी अगर गांव छोड़ के शहर आए तो सर्वाइवल को ध्यान रख के ही आए भाई। हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही स्पीसीज को अगर पोलर रीजन में एडवर्स कंडीशन मिलेगी तो वो इक्वेटर की तरफ आएंगे, इक्वेटर पे एडवर्स मिलेगी तो ऑटोमेटिकली पोल की तरफ जाएंगी। इसी तरीके से मूवमेंट जो है वो चलता रहता है। राइट, तो इसी बात को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबली इंप्लीमेंट करवाना कि हाँ जी, ये स्पीसी किसी एक देश की नहीं है, ये सभी देशों में जो बीच में आ रहे हैं उन सब में ये स्टे करती हैं, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना प्रोटेक्शन की। बस उसी लिए ये CMS ये काम करता है। ठीक है, इसमें रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो, कमिटी ऑफ द होल करके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, डिसीजन मेकिंग है ये बॉडी है, कमिटी ऑफ ऑल, जो कि कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी में डिसीजन मेकिंग बॉडी के तौर पे काम करती है। इसका काम क्या है कि भाई जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में, उनको एग्री करवाना कि भाई इन स्पीसीज को हमें प्रोटेक्शन देना है। एम क्या है, मैंने बताया आपको, माइग्रेटरी स्पीसीज की प्रोटेक्शन, उनका
जो कंजर्वेशन उस पर ध्यान देना। स्लोगन है अब की बात इसका, नेचर नोज, नेचर नॉन, नो बॉर्डर। किसी नेचर की कोई बॉर्डर नहीं होती, वो तो इंसानों की बनाई हुई। इस तरीके से सीएमएस की बात करें तो इसको बॉर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं, और इसको इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत, यूएनईपी के तहत ये काम करती है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये एनफोर्समेंट में आई थी 1 नवंबर 1983 को, यूएन के अंडर में काम करेगी। इसमें एवियन, टेरिटरी और एक्वेटिक, मैंने तीनों बता दी। एवियन मतलब पक्षी, बर्ड्स है ना, जो साइबेरिया से पोलर, इक्वेटर ये माइग्रेशन करते हैं। टेरिटोरियल मैंने बोला जमीन से एक जगह दूसरी जगह जाने वाले, और एक्वेटिक स्पीसी का मतलब क्या हो गया, पानी में माइग्रेट करने वाली। अभी तक देखें तो 133 मेंबर कंट्रीज हैं इसके अंदर, और वैसे देखा जाए तो मेन टारगेट आपको क्लियर होना चाहिए, माइग्रेटरी स्पीसीज का कंजर्वेशन। ठीक है जी। इसके अलावा सीएमएस का 14th राउंड हुआ, उसमें क्या क्या चीजें हुई है वो हमें ध्यान रखनी जरूरी है। एक तो क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर 14th मीटिंग में जो भी डिसीजन हुआ उसका प्रोटेक्शन करना, मतलब उसको इंप्लीमेंट करवाना है। इसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, जीपीईसी, ये एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है, इसको भी यहां पर लॉन्च किया गया, जिसका काम क्या हो गया, जितने भी पार्टिसिपेटिंग पार्टीज हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसी में, उनका काम यह है कि भाई आप अपने आसपास में जो भी माइग्रेशन हो रहा है स्पीसीज का, उनका प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, उसके लिए आप एफर्ट करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करो, प्रोटेक्ट करो और उनकी कनेक्टिविटी इंश्योर करो, राइट। इसके अलावा वन हेल्थ इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है। बेसिकली क्या होता है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यहां पर आप देखो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ गए मेजरली, जो भी नाम यहां पर आपको दिख रहा है, राइट। तो इनमें क्या होता है कि जूनोटिक डिजीजेज फैलने का जो डर है उसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। अब जूनोटिक डिजीजेज में क्या होता है कि कोई स्पीसी यहां पर माइग्रेशन कैसे हेल्प करता है, कोई स्पीसी मान लो इक्वेटर पर तक गई, अब इक्वेटर में वहां पर कोई वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद में वो स्टे करके गई किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे, या बीच में कोई कंट्री आ गया वहां पे, वहां पर एनिमल से ह्यूमन के बीच में फैलने वाली बीमारी है जूनोटिक डिजीज, उसके चलते अगर क्राइसिस आ गया तो उसको टैकल करने के लिए अगर काम करना है तो फिर कोलैबोरेटिव मैनर में करना पड़ेगा, जहां जहां पर वो पर्टिकुलर स्पीसी स्टे कर रही है उन कंट्रीज का कोलैबोरेशन आना चाहिए। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पांचों के पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इसके अलावा स्टेट ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी 2024 की बात करें तो 399 स्पीसीज को पोटेंशियल लिस्टिंग के अंडर में रखा गया है। इसका मतलब इनको तो प्रोटेक्शन देनी ही है कैसे भी करके। इसके अलावा सेंट्रल एशियन फ्लाईवे को भी रिकॉग्निशन मिल गया। आप खुद देखो, ये है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, एक बार मैं इसको ब्लैक कलर से सर्कुलेट करूंगा, ये देखो आप, ये है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो कि साइबेरिया से स्टार्ट होता है, मालदीव्स तक जाता है। इसको भी रिकॉग्निशन दिलाया है कि भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लाईवे है जहां पर माइग्रेशन देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली एवियन माइग्रेशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉग्निशन इसको दिलाया गया 20 साल के एफर्ट के बाद में। इसके अलावा इंडिया की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस मीटिंग में, देखो इंडिया और बांग्लादेश ने दोनों ने मिलकर के इंडियन स्कीमर, ये होता है बर्ड, ठीक है, इसकी कंजर्वेशन के लिए बोला कि भाई सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर भी अच्छी खासी पॉपुलेशन लेके चलते हैं अफ्रीकन और यूरेशियन रीजन में, तो बोले इसकी प्रोटेक्शन के लिए एफर्ट हमें करना चाहिए, तो इसको एंट्री दिला दी सीएमएस के अंडर में, प्रपोजल दे दिया मतलब अपनी तरफ से, ठीक है, और इसको अल्टीमेटली एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया गया। इसका मतलब इंडियन स्कीमर की प्रोटेक्शन स्टार्ट। चलिए, इसके अलावा माइग्रेटरी एक्वेटिक स्पीसीज की बात करें तो मैंने बताया कि जो ओशियनिक बॉटम है वहां पर माइनिंग होने का बड़ा डर है, वहां पर इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसकी कंजर्वेशन के लिए काम। इसके अलावा मरीन स्पीसीज थ्रेटन की अगर बात करें तो सीएमएस में लिस्टेड जितनी भी माइग्रेटरी स्पीसीज है ना, ध्यान से समझना, जो कि माइग्रेट कर रही है थ्रू ओशियनिक वाटर, उनमें 97% एक्सटिंक्शन के कगार पर है। तब आप समझ जाओ कितना ज्यादा उनके लिए ओवर एफर्ट करने की जरूरत है। फिर सिंगल स्पीसीज एक्शन प्लान, इसमें देखो हॉकबिल टर्टल जो है वो साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में, उसकी कंजर्वेशन के एफर्ट की बात हुई। एंजल शार्क जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही है, जो मेडिटेरेनियन सी में मिलती है, उसकी कंजर्वेशन की बात की गई है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पे हाईलाइट रही है और उसका क्या कंटेक्स्ट रहा। बात हम कर रहे हैं किसकी, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसी की, ठीक है। अगला ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, भाई सीधी बात है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए तैयारी। देखो इसकी फर्स्ट काउंसिल मीटिंग हुई किसकी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की, कहां पे, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। क्या चीजें यहां हुआ, फर्स्ट मीटिंग थी ना, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड हुए कि कैसे ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म काम करने वाला है। और ये जो मीटिंग हुई थी ये बेसिकली कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी उसकी 15वीं मीटिंग थी, ठीक है। हर एक कन्वेंशन,
हर एक इनिशिएटिव की जो मीटिंग्स होती है उसमें जितनी भी कन्वेंशन की पार्टीज होती है, जितने भी कंट्रीज, उनकी जो मीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहां पर इकट्ठा होकर के बातचीत होती है, डिस्कशन होते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। फोकस एरिया की बात करें, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, फूड सिस्टम, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, लैंड डिग्रेडेशन, रिवर सिस्टम, इनका मतलब ओवरऑल क्या करना है जी, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए एफर्ट करने हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की। इसकी लॉन्चिंग कब हुई? लॉन्चिंग हुई थी 2023 में। टाइम याद रख लें कब, जब क्यूनमिंग और मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो था उसके नाम पर इसको लॉन्च मिला था, एक तरीके से आप मोटा मोटा ही मान के चलो 2023 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी? ऑब्जेक्टिव, जब ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की मीटिंग हुई थी, 7वीं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की जब 7वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई थी क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल, दैट मींस कनाडा में, वहां पर आप देखोगे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की बात हो गई थी 2023 में। इसका काम क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए पैसों की व्यवस्था करना, जो भी खतरा है, चाहे वाइल्ड फायर हो, फॉरेस्ट फ्लडिंग हो, एक्सट्रीम वेदर हो, ह्यूमन एक्टिविटी हो, उन सब की वजह से बायोडाइवर्सिटी को जो भी लॉस हो रहा है उसको हमें कंजर्व करने के लिए एफर्ट करना है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग कौन सी पार्टीज हैं? देखो, गवर्नमेंट, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट या प्राइवेट सेक्टर, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि फंडिंग का मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, किसको कितना पैसा मिलेगा? तो इसमें सीधा है कि जितना फंड आएगा उसका 20% तो दिया जाएगा इंडिजीनस लेड इनिशिएटिव्स में, मतलब जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं उनके थ्रू हमें कंजर्वेशन एफर्ट डालने हैं। और 33% जो होगा वो जाएगा आपका स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, दैट मींस जिनको बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरा आ रहा है, उन देशों को ज्यादा सपोर्ट दिया जाएगा। ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2024। ये देखो लॉन्च किसने की है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा, याद रख लेना है। और इसमें दूसरी पार्टिसिपेटिंग पार्टी कौन सी होगी? IUCN, और तीसरी होगी वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। इन्होंने मिलकर के ये आपकी प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट रिलीज की है। इसमें प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स निकली है? नंबर 1, ग्लोबली अगर देखें तो लैंड एरिया में तो 17.6% एरिया को हमने प्रोटेक्शन दे रखी है। जैसे हमारे यहां पर प्रोटेक्टेड एरिया के फॉर्म में नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व ये बनाता है ना, एग्जैक्टली वैसे। और पानी वाली बात करें तो मैरीटाइम एरिया में 8.4% को प्रोटेक्टेड बना रखा है। 2020 से अभी तक 6,29,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड और 1.77 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मेरीन एरिया आपने प्रोटेक्टेड एरिया में एडिशन करवा दिया। इसका मतलब कंजर्वेशन के एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा बाकी बायोडाइवर्सिटी एरियाज जितने भी, उनमें 32% ऐसे हैं जो अभी भी अनप्रोटेक्टेड है, दैट मींस अभी भी एडिशन होना बहुत कुछ बाकी है। इसके अलावा जमीन की अगर बात करें तो 8.2% ऑफ लैंड जो कि प्रोटेक्टेड भी है और इकोलॉजिकली कनेक्टेड है। इसका मतलब प्रोटेक्टेड लैंड के तौर पे आपने डिक्लेयर भी कर दिया और वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो आप देखोगे तो जितनी प्रोटेक्टेड लैंड है उसमें केवल 8.52% ही ऐसी है जो कि प्रोटेक्टेड है और कनेक्टेड है ना। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। डेटा है, फैक्चुअल है, बट इससे बेस्ड आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प मिल जाएगी और मेंस के लिए भी काम का है। फिर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। भाई बात ऐसी है, इंडिया, निकारागुआ, एस्वेतिनी और सोमालिया ने अल्टीमेटली IBCA को ज्वाइन कर लिया है। ये देखो लॉन्च किसने कराया था? इंडिया ने ही। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि देखो जी, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हमने लॉन्च किया था और हमने टाइगर पॉपुलेशन को राइज किया है, तो इसी बात को लेकर के क्यों ना इंटरनेशनली हम बिग कैट्स के कंजर्वेशन के लिए काम करें। वैसे देखा जाए तो बिग कैट्स टोटल 7 हैं जो कि अलग अलग 97 कंट्रीज में रोम करती हुई आपको मिल जाएंगी। और वो बिग कैट्स कौन कौन सी है? जेगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड, ये टोटल 7। हमारे देश में कौन से मिलते हैं? आपको प्यूमा और जेगुआर को निकाल देना है, बाकी सारी की सारी हमारे यहां पर मिल जाती हैं। मेंबर कंट्रीज देखो, अभी 24 यहां पर मेंबर्स हो चुके हैं जिसमें इंडिया है एक, ठीक है जी। इसके अलावा 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहां पर, और अभी तक सिर्फ 4 ही ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें ये अभी जो ज्वाइनिंग की है इन्होंने ना, जो कि मोर और लेस इसके पार्टिसिपेंट के फॉर्म में काम कर रहे हैं। 24 कंट्रीज जो हैं उन्होंने कंसेंट दी है। कंसेंट का मतलब कि हाँ जी बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, बट एक्चुअल में मेंबरशिप अभी 4 की हुई है, अभी एक्सपेंड होगा, ठीक है, 2023 से लेकर अभी तक। अच्छा, IBCA की गवर्नेंस की मैकेनिज्म देखें
तो ये जनरल असेंबली जो ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसी के हिसाब से इसका मैकेनिज्म चलेगा। ध्यान हमें ये रखना है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में लगाया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या है कि इसमें अभी आप देखोगे तो इसमें यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं यूएन के, वो सब एलिजिबल है इसके मेंबर बनने के लिए, ठीक है। और फंडिंग की बात करें तो अभी इंडिया ने लीड की है, तो अभी 5 साल 2023-24 से 27-28 के लिए 150 करोड़ रुपए की फंडिंग दी है। भाई सीधी बात है, पटेल वही बन सकता है जो पैसा दे, है ना। तो वही बात यहां पर इंडिया ने की है कि हाँ भाई हम इनिशिएटिव लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में हमारी तरफ से ये इनपुट हम दे रहे हैं पैसे के मामले में। तो आपको यहां पर आपके दूसरे क्वेश्चन का भी आई होप आंसर मिल गया होगा। फिर आ जाओ आपका स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें देखो आपकी 5 राइनो स्पीसीज हैं, एक तो व्हाइट, एक ग्रेट वन हॉर्न राइनो, एक ब्लैक राइनो, एक जावन और एक सुमात्रन राइनो। इनकी आईयूसीएन स्टेटस देखो, व्हाइट राइनो नियर थ्रेटन। इंडिया में जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो मिलते हैं वो वल्नरेबल हैं। इसके अलावा ब्लैक राइनो, जावन राइनो, सुमात्रन राइनो, इनकी बात करो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और इनकी पॉपुलेशन में देखो तो सबसे ज्यादा आपको व्हाइट हॉर्न राइनो ये आपको अफ्रीका में जनरली देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखा जाए तो सबसे कम पॉपुलेशन आपके जावन इसकी रह गई, सुमात्रन और जावन की। ये आपको थोड़ा थोड़ा रिलेटिवली याद रखने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेटस क्या है राइनोज की। देखो व्हाइट राइनोज की पॉपुलेशन तो 15,942 से बढ़कर के 17,464 हो गई 2023 में। ब्लैक राइनोज और ग्रेट वन हॉर्न राइनो मोर और लेस स्टेबल है, दैट मींस इंडिया में पॉपुलेशन ना घटी है ना बढ़ी है। 28,000 राइनोज जो हैं वो पूरे दुनिया में मिल जाएंगे आपको, जो कि कोई जमाने में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 1901 की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पर 5 लाख हुआ करती थी। अब सोचो कितना ज्यादा हमने एक तरीके से हैबिटाट कंज्यूम कर दिया, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने से दूरी बनाई अपनी। हाँ, वन ऑन राइनो की बात करें तो ये लार्जेस्ट है इन पांचों के अंदर जिनकी हम बात कर चुके हैं। ये आपको भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया इनमें देखने को मिल जाएंगे। हैबिटाट हमारे देश में आपको देखने को मिल जाएगा असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में। प्रोटेक्टेड एरियाज ये आपको तराई रीजन जो है ना, हिमालयन फुटहिल्स वाला, वहां पर देखने को मिलेगा, जैसे पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क, मनस नेशनल पार्क, ये यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आपको आई होप मिल गया होगा, मैत्री सेकंड। और सेकंड जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर मिल गया होगा कि जी हमारे यहां पर जैगुआर और प्यूमा नहीं मिलता। जैगुआर प्यूमा जो मिले उसको हटा दो, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसकी पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच।